अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी वीडियो FGEI की जॉब्स के बारे में है। रिसेंट रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जॉब्स आई हैं। कम से कम ये 400 प्लस जॉब्स हैं। तो आज की कंप्लीट वीडियोस के बारे में है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे और फिर जो है उसका कंप्लीट जो अप्लाई है वो ऑनलाइन है, हार्ड फॉर्म में आपने कुछ भी नहीं भेजना। तो फिर हम उसकी कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म के स्टेप्स को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके एडवर्टाइजमेंट की तरफ आते हैं। तो टॉप पे हमारे पास डिपार्टमेंट मेंशन है जिसके अंदर ये जॉब्स आती हैं। 4 अप्रैल को ये जॉब्स अनाउंस हुई है द नेशन न्यूज़पेपर में। और परमानेंट जॉब्स हैं, ठीक है ये सब। और ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज की जॉब्स हैं। सबसे पहले हमारे पास टीचिंग स्टाफ की जॉब है। उसके बाद हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ्स की जॉब्स हैं। और उसके बाद हमारे पास क्लास 4 की जॉब्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम टीचिंग स्टाफ की जॉब्स देखते हैं। इसमें हमारे पास लाइब्रेरियन है, मेल फीमेल। फिर हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब है। फिर हमारे पास मेल फीमेल दोनों के लिए हैं ये जॉब्स। फिर हमारे पास असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल की जॉब है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल की। इस तरह हमारे पास आखिर में हमारे पास बैंड मास्टर की जॉब्स हैं मेल की। BPS आगे इसका ग्रेड लिखा हुआ कि कौन से ग्रेड की जॉब है। उसके बाद इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन आपने लाजमी देखनी है। हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आपके पास जो जो यहाँ पे लिखा है वो लाजमी होना चाहिए। जिस तरह एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए आपके पास सिटी और इसकी इक्विवेलेंट कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आप इसके लिए फिर एलिजिबल नहीं होते। तो जो जो चीज़ आपके पास क्वालिफ़िकेशन में रिक्वायर्ड होती है स्पेशली, वो आप लाजमी देख लिया करें। अगर उसमें थोड़ी एक भी चीज़ आपके पास ना हो तो आप डायरेक्टली उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आगे इन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट मेंशन की हुई हैं। तो हमारे पास लाइब्रेरियन मेल की 6 हैं, लाइब्रेरियन फीमेल की 8 हैं। एलिमेंट्री स्कूल टीचर की हमारे पास 140 सीट्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे पास ये सीट्स हैं। तो इस तरह आप ये सीट्स भी देख लेंगे। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी सीट आपके रिक्वायर्ड प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट के लिए है भी कि नहीं, ठीक है। ये जॉब्स हमारे पास प्रोविंस वाइज है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सीट्स की डिटेल है वो प्रोविंस वाइज गिवन है, ठीक है। पंजाब, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, KP के। तो आपने इसके मुताबिक देखना है कि कोई सीट आपकी सूबे में है भी कि नहीं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर की फ़ीमेल्स की जो पोस्ट हैं वो हमारे पास KPK में नहीं है, ठीक है। मतलब KPK की फ़ीमेल जिसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो आपने बहुत ध्यान से ये एडवर्टाइजमेंट एक बार देख लेनी है। एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से आपको कोई भी इशू आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं लाजमी आपको उसका जवाब दूंगा। आखिर में हमारे पास इसकी जो है एज मेंशन्ड है, कितने एज के बंदे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं लाइब्रेरियन के लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 ईयर और 30 ईयर है। इसके बाद जो हमारे पास बाकी पोस्ट हैं उनके लिए 18 to 25 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं जिसमें हमारे पास असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, UDC, LDC, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड स्टीवर्ड, ठीक है। इसकी भी आगे इसका स्केल लिखा हुआ है। स्केल के हिसाब से आपकी सैलरी होती है। इसके बाद आप रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है। आप हर एक पोस्ट के सामने जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख लें। अगर किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, इस तरह स्टेनोटाइपिस्ट के लिए ये इंटरमीडिएट मांग रही हैं। इंटरमीडिएट के साथ आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो इसमें रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो अगर आपकी स्पीड इतनी नहीं है और आप रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद टाइपिंग की टेस्ट में आपकी स्पीड 40 से कम आ जाती है या शॉर्ट हैंड में स्पीड आपकी 80 वर्ड से कम आ जाती है, तो आप तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के अप्लाई करें कि आप इसके स्किल टेस्ट को पूरा कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है।
उसके बाद इसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट है और उसके बाद टोटल नंबर के बाद अच्छा ये जो एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ, इसमें ये जो मेरिट की सीट्स हैं ये पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, ठीक है? इससे आगे हमारे पास प्रोविंस वाइज़ सीट्स गिवन है। सबसे पहले मेरिट की सीट्स है, मेरिट की सीट्स पे कोई भी आ सकता है, जिस बंदे के सबसे ज़्यादा मार्क्स का एग्रीगेट बनता है वो मेरिट की सीट पे आ जाता है, ठीक है? अप्लाई करते वक्त आपने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना होता कि आप मेरिट की सीट पे अप्लाई कर रहे हैं या आप प्रोविंस की सीट पे अप्लाई कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली जिस बंदे के मार्क्स हाईएस्ट हो जा जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो मेरिट की सीट पे उसकी सिलेक्शन होती है। अब एक सीट है, जो पहला बंदा होगा मेरिट में असिस्टेंट की पोस्ट पे वो मेरिट पे आ जाएगा, बाकी की जो एलोकेशन होगी वो उनके प्रोविंस के मुताबिक होगी, ठीक है? इसके बाद इसके लिए भी एज मेंशन है। असिस्टेंट के लिए हमारे पास 18 टू 28 ईयर है, बाकी पोस्ट के लिए 18 टू 25 ईयर, ठीक है? इसके बाद जो हमारे पास क्लास 4 की जॉब्स हैं ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास, जहाँ जहाँ पे सीट वैकेंट हैं तो उन्होंने उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास ड्राइवर मेल की सीट है, फिर कारपेंटर है, फिर जनरेटर ऑपरेटर है, हमारे पास लैब अटेंडेंट है, डिश वॉशर है, नायब कासिद है, चौकीदार है, माली है। इसके साथ इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन भी लिखी हुई है। प्राइमरी पास होना चाहिए ड्राइवर के लिए, आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और आपको ट्रैफिक के रूल अच्छी तरह पता हो, ठीक है? साथ में इसकी एज भी मेंशन है और जहाँ जहाँ पे जितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो ये अब खैबर में हमारे पास नायब कासिद की एक पोस्ट है और एक हमारे पास सैनिटरी वर्कर की है। इस तरह आपने देखना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में वो सीट्स लाई करती हैं कि नहीं, ठीक है? अभी कोहाट में आपके पास ड्राइवर की भी सीट्स हैं, इसके अलावा आपके पास लैब अटेंडेंट की भी सीट्स हैं। तो आपने देख लेना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई सीट है कि नहीं, ठीक है, अप्लाई करने से पहले। इसके बाद हम आते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ। टर्म एंड कंडीशन में हमारे पास सबसे पहले जर्नल एज रिलैक्सेशन है। नॉर्मली तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो जर्नल एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स है, ठीक है? अब यहाँ पे जितनी भी एज मेंशन है आपके पास, अब यहाँ पे ये यूडीसी एलडीसी की जॉब्स के लिए 18 टू 25 ईयर एज का बंदा चाहिए और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिला के ये 30 हो जाता है, ठीक है? तो जिस बंदे की एज 30 ईयर हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिला के जस्ट फॉर्म में आपने मेंशन करना होता है कि आप एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है उसमें हमारे पास ये लिखा है कि जो हमारे पास और कास्ट के कैंडिडेट हैं, जिसमें हमारे पास बुद्धिस्ट आ गए या हमारे पास जो ट्राइबल एरिया के बंदे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, उनको 3 ईयर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है? ये उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि 5 ईयर्स के साथ साथ उनको ये 3 ईयर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलती है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है उसमें जो रिटायर्ड हमारे पास फोर्सेस के बंदे हैं उनको 15 ईयर उनको 15 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है? इसके बाद वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिन्होंने 2 ईयर्स गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व किया हो कंटिन्यूसली, मतलब अगर आपकी अपॉइंटमेंट अभी हुई है 1 जनवरी 2018 को, तो दिसंबर 2020 तक आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको 10 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है? इसके बाद जो डिसेबल पर्सन हो उसको 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है और शर्त यह है कि उसके पास जो है डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो सोशल वेलफेयर बोर्ड का, ठीक है? इंटरव्यू के टाइम पे तब उसको ये रिलैक्सेशन उसकी एक्सेप्टेबल होगी, वैसे नहीं होगी। कोई भी बेवा हो या उसका बेटा जो मतलब जॉब के दौरान फौत हो गया हो तो उनको भी जो है 5 ईयर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है? उनके पास डिपार्टमेंट का जो है नोटिफिकेशन होना चाहिए। अगर उनकी वालिद फौत हुए हैं तो उनका नोटिफिकेशन होना चाहिए कि ये बंदा ऑन ड्यूटी फौत हुआ है, ठीक है? तो उनको 5 ईयर्स एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलती है। इसके बाद जो है हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, जितनी भी जॉब्स हैं इन कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। नॉर्मली भी हमारे पास जो फेडरल की जॉब्स होती हैं उन बंदों की पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, ठीक है? अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे तो ये पोस्ट स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए मेंशन है,
फिर पूरी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कैसे हो सकती है। इस वक्त इन इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये पोस्ट खाली हैं, ठीक है। आपकी सिलेक्शन इन पे हो जाए तो इनके पास स्ट्रेंथ पूरी हो जाती है और फिर ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको क्लियरली नज़र आए। इसके बाद जो है, जो मैरिड फीमेल्स हैं वो अपने डोमिसाइल पे भी अप्लाई कर सकती हैं और अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अगर एक फ़ीमेल जो है वो रावलपिंडी की रहने वाली हैं और वो शादी के बाद अब वो लाहौर में सेटल्ड हैं, तो वो अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई करें, ठीक है। अगर तो हस्बैंड का और आपका डिस्ट्रिक्ट सेम है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप अपने पे भी कर सकते हैं डोमिसाइल पे। मगर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट हैं तो फिर आप अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई करें। एप्लीकेशन में हर कैंडिडेट को जो है अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना उनके लिए लाजमी है, ठीक है। एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। जिस अगर किसी कैंडिडेट का फॉर्म कंप्लीट ना हो और या वो एंड डेट के बाद अप्लाई करेगा तो उसको जो है उसको टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अच्छा, जितनी भी यहाँ पे हमारे आपको आपको डेडलाइंस दी हुई हैं, 25 ईयर एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब एडवर्टाइजमेंट के क्लोजिंग डेट तक काउंट किए जाएंगे। इसकी लास्ट डेट जो है आपके पास 22 अप्रैल 2021 है। तो जितनी भी इसकी डेडलाइंस हैं, अगर आपकी एज को देखा जाएगा, अगर अभी तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो ये सब 25 अप्रैल तक देखा जाएगा, ठीक। एज भी आपकी 25 अप्रैल तक काउंट की जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है, आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद की जाएगी, ठीक है। कहीं आपके डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है, उसमें कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है कहते हैं कि सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के बेस पे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके लिए मेंशन्ड है। अच्छा, यहाँ पे फिर बताया हुआ है कि प्रोफेशनल जिस जिस पोस्ट के लिए आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, सीटी, बीएड, एमएड, वो मैंडेटरी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है 11 नंबर पे, कि हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। अक्सर जगहों पे ऐसा भी होता है कि एक पोस्ट के लिए एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एफएससी होती है और एक बंदे ने बीएस किया हुआ है और वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो कुछ डिपार्टमेंट्स में जो जिस बंदी की हायर क्वालिफिकेशन हो उसको हायर क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। मगर यहाँ पे अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर ही मेंशन्ड है। अच्छा, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे वो जो है उनकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे रिज़ल्ट ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट मस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी मैट्रिक या एफएससी की डीएमसी उठा के देखें तो उसके एंड पे डेट ऑफ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन मेंशन होता है, ठीक है। तो ये भी उनके लिए लाजमी है कि उनके डॉक्यूमेंट पे ये मेंशन हो। और अगर आपके डॉक्यूमेंट किसी भी स्टेज पे जो है फेक, ये पता चला कि आपके डॉक्यूमेंट फेक हैं तो आपको उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। आपको हमेशा हमेशा के लिए गवर्नमेंट जॉब्स से अप्लाई करने से भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो कभी भी ऐसा काम ना करें जो फ्यूचर में आपके लिए कोई मसला बनाए, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होता है कि उनकी डिपार्टमेंट को कोई इशू नहीं है आपके अप्लाई करने दूसरी जगह अप्लाई करने में, ठीक है। ये इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास एफजीआई डिपार्टमेंट है, इनके पास ये राइट है कि किसी भी स्टेज पे जो है वो सीट्स को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट को दोबारा टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है, उसमें ये लिखा गया है कि अगर आप टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का टेस्ट हो, अगर आप वो रिक्वायर्ड जो वहाँ पे 80 वर्ड्स स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 80 वर्ड्स शॉर्ट हैंड के रिक्वायर्ड थे और 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग के, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो पहले खूब प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें।
इसके बाद जो पॉइंट है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें 80% जो है आपके रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के मार्क्स होंगे, और बाकी 20% मार्क्स जो है 40% मार्क्स जो है आपके इंटरव्यू के होंगे। ठीक है। टेस्ट पैटर्न ये कह रहे हैं कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने अभी तक चेक नहीं किया, चेक करूँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा इसको लाजमी। इसके बाद जो है जो BPS 1 से 4 तक की जॉब्स हैं, जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से हैं, तो वो जो है आपके पास डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से हैं। ठीक है, यहाँ से भी मेंशन है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बंदे उसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक पोस्ट अगर कोहाट के लिए है, ये इसकी बात कर रही हैं। अब ये पोस्ट आपके पास कोहाट में ड्राइवर की, तो सिर्फ कोहाट के बंदे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट के बंदे अप्लाई नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने इसको बोल्ड किया हुआ है। ड्राइवर, माली, चौकीदार, इन पोस्ट के लिए आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी होना लाजमी है, इसको भी ये लोग चेक करेंगे। अच्छा, आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई TAD नहीं दिया जाएगा। अप्लाई आपने किस तरह करना है उसकी तरफ हम आते हैं। आपने FGEI recruitments.com की वेबसाइट पे जाना है, पूरे फॉर्म को आपने फिल करना है। उसके बाद आपके पास एक चलान जनरेट होगा, जिसको में आपने रिक्वायर्ड फ़ी पे करनी है। आपका जो चालान होगा उस पर बैंक स्टैम्प होनी चाहिए, डेट और अमाउंट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जिनके साइज़ 1 MB से कम हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज़ 1 MB से ज़्यादा है, मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया है कि आप किस तरह इमेज का साइज़ चेक करेंगे और उसको कम कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है कि अप्लाई करने के बाद आपने फॉर्म जो है हार्ड फॉर्म में उनको नहीं भेजना। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप 9 to 5 तक, आपको आगे नंबर दिए हुए हैं, इस पे भी पूछ सकते हैं, और ये इनका ईमेल है, इस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में एनी टाइम पूछ सकते हैं। अब इनके ऑनलाइन फॉर्म की तरफ आते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, FGEI recruitment.com। ठीक है। आप डायरेक्ट भी इसको गूगल में लिख सकते हैं, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इसके लिंक पे भी जा सकते हैं। तो आपके पास इस तरह का एक लॉगिन फॉर्म अपीयर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये इनका ऑनलाइन फॉर्म है। इसमें सबसे पहले जो है आप लॉगिन होने से पहले आपने अकाउंट बनाना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं अपना CNAC नंबर और पासवर्ड देके। नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप का बटन है, इस पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको टिप देता चलूँ कि अप्लाई, ये जॉब्स पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग इस पे अप्लाई करेंगे, तो सुबह के टाइम इनका सर्वर बिज़ी हो सकता है। ठीक है। अप्लाई करने में आपको मसला आ सकता है, तो कोशिश करें कि आप रात के टाइम अप्लाई करें, 10-10 के बाद। तो उस वक्त ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो आपका अप्लाई ईजिली हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना अपना फुल नेम लिखना है। ठीक है। फुल नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल देना है। ठीक है। ईमेल लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना CNAC नंबर लिखना है। CNAC नंबर का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से उसका फॉर्मेट भी बना हुआ है। ठीक है। आपने दोबारा से अपना CNAC नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने अपने पासवर्ड लिखना है। ठीक है। कोशिश करें पासवर्ड को आप याद रखें, पासवर्ड आपने भूलना नहीं है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि CNAC ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये हमारे पास, आपके पास एक मैसेज आएगा यहाँ पे कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो गई है, अभी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे लॉगिन करते हैं, CNAC लिखते हैं, उसके बाद हम अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। तो आपके पास इनका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म।
इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, CNAC, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ये हमने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, तो ये आपके पास यहाँ पे नील नील आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल इन्फो। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास पूरा ऑनलाइन फॉर्म अपीयर हो जाएगा, ठीक है। हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास मेंशन्ड है कि जिस फील्ड के साथ स्टेरिक लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है। जहाँ जहाँ ये रेड आपको आइकन नज़र आएगा, ये हर एक फॉर्म में होता है। जहाँ भी आपको रेड आइकन नज़र आएगा, अगर ये फील्ड आप फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। तो नाम हमने वहाँ पे साइन अप करते हुए दिया था, तो यहाँ पे पहले से वो गिवन है। नाम की स्पेलिंग आपने वही लिखनी है जो आपके मैट्रिक के DMC या सर्टिफिकेट पे है, ठीक है। इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि आपको बाद में मसला हो सकता है। इसके बाद हम अपना फादर नेम लिखने हैं, ठीक है। फादर नेम लिखने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। मेल है तो मेल सेलेक्ट करें, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करें। इसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में आपने सबसे पहले मंथ लिखना है। मंथ के बाद आपने यहाँ पे डेट देनी है। डेट के बाद आपने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, सोच समझ के डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। अगर फीमेल हैं तो वो अपने हस्बैंड का डोमिसाइल सेलेक्ट करें, अगर डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट है। नहीं तो आप अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना प्रोविंस सेलेक्ट करें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपने डोमिसाइल का प्रोविंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ रहा है। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दें। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर दे दें, ठीक है। यहाँ पे अपने अपना दूसरा मोबाइल नंबर। अच्छा, अगर आपका PTCL है तो आप यहाँ पे PTCL का नंबर दें। PTCL आजकल ज़्यादातर लोगों के घर में नहीं होता, तो वो जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दें, ठीक है, दोनों फील्ड्स में। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट ये दिया हुआ है कि सबसे पहले आपने 92 से शुरू करना है, तो हम इसको भी 92 शुरू कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके बाद वो CNAC जब आपने साइन अप किया था वो पहले से यहाँ पे गिवन है। CNAC भी आपने गलती नहीं करनी। इस फील्ड को आप एडिट भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारे पास डिसेबल्ड है। ईमेल भी जो आपने वहाँ पे साइन अप करते हुए दिया था वो भी यहाँ पे पहले से गिवन है, ठीक है। इसके बाद अभी आप अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। मैं कोहाट का रहने वाला हूँ, मैं कोहाट सिलेक्ट करूँगा, आप अपना सिलेक्ट करें। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोड का यहाँ पे एक फील्ड है, मगर ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है। सिटी सिलेक्ट करें। सिटी भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है वही डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वही आपकी सिटी भी होती है, ठीक है। इसके बाद अपना रिलीजन सिलेक्ट करें। मुस्लिम है तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम को 10 ईयर्स एक्स्ट्रा जो है 3 ईयर्स यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में मैंशनड है कि हमारे पास उनको 3 ईयर्स एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक। इसके बाद अपने आप अपना पोस्टल एड्रेस देना है। पोस्टल एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहाँ पे आपको पोस्ट रिसीव होती हैं। जो पोस्ट ऑफिस से कोई भी TCS हो गया, लेपर्ड, वो तो या आपने वो एड्रेस देना है जहाँ पे आपको चीज़ें रिसीव होती हैं, ठीक है। मैं ये भी कोहाट लिख लेता हूँ, परमानेंट एड्रेस भी मैं कोहाट ही लिख लेता हूँ, ठीक है। मगर यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये फॉर्म फिल करना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है। आपने इसको कंप्लीट लिखना है, ठीक है। आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, जो भी है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जो है अपने अपने CNIC के बैक साइड पे देखें तो वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, वो आप यहाँ पे दें, ठीक है। ये फीमेल, ये जो पोर्शन है ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है कि अगर वो हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई करना चाहती हैं तो वो इसको यस कर दें। यहाँ पे हस्बैंड का नेम लिखें, हस्बैंड का प्रोविंस सिलेक्ट करें, हस्बैंड का जो है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर वो हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई करना चाहती हैं,
नहीं करना चाहती तो इसको आप नो ही कर दें। और मेल्स का इस ऑप्शन से कोई काम नहीं है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं। क्वालिफ़िकेशन में जो है ठीक है, ये आपको बताया हुआ है कि आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन और सर्टिफिकेट्स। तो ये इस ऑप्शन को हम देखते हैं जब हम इसको फिल करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपसे प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं, प्राइमरी 8 10, ठीक है। आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन हो आप वो लिखें। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन है तो आप प्राइमरी सिलेक्ट कर रहे हैं, मिडिल है तो मिडिल, मैट्रिक है तो मैट्रिक, ठीक है। मैं इसमें मैट्रिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्पेशलाइजेशन साइंस और आर्ट्स, मैं साइंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, ठीक है। ये आप मैं आपको अपना एक मैट्रिक की डीएमसी दिखा देता हूँ। तो इसके एंड पे जो ये डेट है ये आपने देनी है, ठीक है। यहाँ पे 15/6/2009। तो सबसे पहले मंथ मांग रहे हैं 15/2009, ठीक है। इसके बाद आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं। इसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। इसके बाद आपने परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज कैलकुलेट करने का भी मैं आपको इसमें तरीका बता दूं। ज़्यादातर लोगों को पता भी होता है, ज़्यादातर को पता नहीं भी होता। परसेंटेज हम इस तरह फाइंड करेंगे कि आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से और डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स से। तो ये आपके पास परसेंटेज आ गई है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद आपने अपने बोर्ड और इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। कोशिश करें यहाँ पे अपने आप बोर्ड का नाम लिखें, ठीक है। BISE कोहाट, आप अपने बोर्ड का नाम लिखें जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया हो। इसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट किया है आप इंटरमीडिएट सिलेक्ट करें, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन में से मेरा प्री इंजीनियरिंग है तो मैं मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपनी दोबारा से रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखनी है, वो भी आपके डॉक्यूमेंट पे मेंशन होती है। यहाँ पे मैं FSC की DMC खोल के उसमें से देख लेता हूँ, ठीक है। 21/7/2011, तो यहाँ पे 7/21/2011, ठीक है। इसके बाद अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं और दोबारा से इसका परसेंटेज फाइंड करते हैं, ठीक है। ये मैं हर एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अप्लाई करने में कोई भी इशू ना हो। कोशिश करें वीडियो को कंप्लीट देखें तो इंशाल्लाह आपका कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है। यहाँ पे अपना बोर्ड मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है 14 ईयर 16 ईयर आप वो मेंशन कर दें। MPhil किया हुआ है आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो आप मेंशन करें, ठीक है। मैंने बैचलर ऑनर्स किया हुआ है। फील्ड जो है मेरी यहाँ पे जिस फील्ड में मैंने किया है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आपकी जिस चीज़ में आपने BS किया हुआ है वो यहाँ पे है तो आप सिलेक्ट कर लें, नहीं तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिख लें। मैंने सबसे पहले मंथ लिखना है, फिर डेट और फिर ईयर जो है 2018। इसमें आप अपनी GPA लिख दें, ठीक है। अगर आपके मार्क्स हैं तो आप मार्क्स लिख दें, नहीं तो आप अपना CGPA यहाँ पे लिख दें। इसके बाद 4 हो गया। और GPA की जो परसेंटेज है वो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक मेथड है उसको फाइंड करने का। बेहतर ये है कि आप अपनी DMC पे जाके अपना परसेंटेज देख लें, ठीक है। 79.91, 79.9। यहाँ पे अपनी यूनी मेंशन कर दें। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से पढ़ा है तो मैं वो मेंशन कर देता हूँ।
दाई ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी का नाम लिखने से पहले आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री के ऊपर देख लें, ठीक है, कि वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है। इसके बाद आपने एमफिल की हुई है तो आप एमफिल की डिटेल डाल दें। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, ठीक है, जिस तरह इसमें यहाँ पे लाइब्रेरी साइंसेस की डिग्री मस्ट है लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे दें। नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद नीचे आए, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास अगर आपने सिटी की हुई है तो आप यहाँ पे सिटी मेंशन कर दें, ठीक है। अगर आपने बीएड की हुई है तो आप बीएड मेंशन कर दें। अगर आपने एमएड की हुई है तो आप एमएड। जिस पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आप देखें, जिस पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड हो, अब यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए सिटी की प्रोफेशनल डिग्री रिक्वायर्ड है, तो वो आपके पास होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। इसके बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दें। एक बात, अगर आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड नहीं करते तो बाद में जो है आप इसको क्लेम नहीं कर सकते, तो इसको आप सोच समझ के फिल करें, ठीक है। जो जो चीज़ आपके पास है वो आप लाजमी यहाँ पे लिखें। इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दें तो ये आपके पास होपफुली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। इसके बाद आपके पास पोस्ट की इंफॉर्मेशन है, आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आप हर कैटेगरी से एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, आप दो सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट भी सिर्फ एक ही होता है एक टाइम पे। इसके बाद जो है, ठीक है, अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप हर कैटेगरी में से एक एक सिलेक्ट कर लें। मैं जो है इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ में असिस्टेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी एक बार देख लें तो ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीएससी बीए बीएससी मांग रहे हैं और सिलेक्ट होने के बाद आपको एनआईबीटी एक इदारा है, यहाँ से 6 मंथ्स की ट्रेनिंग भी देते हैं ये लोग, ठीक है। तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है। इसके बाद आप जिस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट पेशावर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड मेरे पास साथ करीब जो है वो रावलपिंडी है, ठीक। इसमें इस तरह होता है कि हर एक इनके पास एक लिमिट होती है कि एक सिटी में इतने बंदे होने चाहिए। अगर बंदे 500 बंदे ये इनको चाहिए, अगर 500 से कम हो जाते हैं तो फिर वो उनको दूसरी सिटी में जो है उनका टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप करीब तरीन जो सिटीज़ हैं वो सिलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन की बारी आती है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे आप नॉन मुस्लिम है या किसी रूरल एरिया से हैं, तो आप इस ऑप्शन को टिक करें और आपको वो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने क्लेम करनी है तो, नहीं क्लेम करनी तो आप इसको अनचेक रहने दें। अगर आप फोर्सेस से हैं तो आप इस ऑप्शन को चेक करें, आप अपना आर्मी नेवी सिलेक्ट करें, जो जिस फोर्स से आप रिटायर हुए हैं आपकी पोजीशन वहाँ पे क्या थी, आपने आपकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी और आपने वहाँ से रिटायरमेंट कब ली है, ठीक है। तो इससे अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद डिसेबल पर्सन के लिए ऑप्शन है, ये पर्सन विडो के लिए है और ये पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर आप हैं, आप काम कर रहे हैं, 2 साल आपके पूरे हो गए हैं, तो आप इसको चेक करें, इनको फिल करें तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपको उसको सेव एंड नेक्स्ट करें तो आपके पास जो है जिस जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका यहाँ पे पोस्ट भी आ जाएगी और आगे उसकी फ़ी भी आ जाएगी, ठीक है। 750 असिस्टेंट की फ़ी है, पोस्ट के मुताबिक ये आपके पास डिफरेंट हो सकती है।
ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है। चालान आप यूबीएल में, यहाँ पे एक ही बैंक है यूबीएल, आप इसको सेलेक्ट करें। डाउनलोड चालान के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आपका चालान जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं कि इसका ये डाउनलोड प्रोसेस पूरा हो जाए। जैसे ही आप डाउनलोड चालान फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह आपका चालान फॉर्म न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपके पास 3 कॉपीज़ होंगी, स्टूडेंट कॉपी, ऑफिस कॉपी और बैंक कॉपी। आपने इसको यूबीएल की किसी भी ब्रांच में ले जाएं। यहाँ पे ब्रांच कोड लिखें, डेट लिखें, अपना ब्रांच का नेम लिखें। ठीक है। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दें। बैंक वाले आपसे एक कॉपी अपने पास रोक लेंगे और ये बल्कि 2 कॉपीज़ आपसे अपने पास रोक लेंगे। ये एक कॉपी आपको दे देंगे। ठीक है, स्टूडेंट कॉपी। इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है कि जो वो स्टैंप लगाएं उस स्टैंप में जो है ये अमाउंट कवर ना हो और उस पर डेट मेंशन हो। ठीक है। नॉर्मली जो आपके पास बैंक होता है उसके स्टैंप में बैंक का जो ब्रांच कोड होता है और नेम सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है। इसके बाद आपने इसको स्कैन कर लें अपने पास। ठीक है। अभी हम जो है स्कैन करने के बाद आपने जब आप फ़ी जमा कर लें, स्कैन कर लें, दोबारा से आपने इस पर यहाँ पे लॉगिन होना है। ठीक है, अपने अकाउंट पे। यहाँ पे आपके पास अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे अपनी चालान की कॉपी अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज़ इमेज आपने अपलोड करनी है, सीएनआईसी का फ्रंट आपने अपलोड करना है, सीएनआईसी का बैक आपने डोमिसाइल का बैक आपने अपलोड करना है और लास्ट डिग्री। ठीक है, जो आपके पास लास्ट क्वालिफिकेशन है। सबका साइज़ जो है 1 MB से कम होना चाहिए। अगर आपके इमेजेस का साइज़ ज़्यादा है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी इमेजेस का साइज़ किस तरह चेक करना है। ये मेरे पास यहाँ पे अपनी डिफरेंट इमेजेस हैं। मैं अपनी इस इमेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये राइट साइड या लेफ़्ट साइड के बिल्कुल कॉर्नर पे आपको यहाँ पे इसका साइज़ शो हो जाएगा। ठीक है। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आप चेक करते जाएँ तो उसका साइज़ यहाँ पे शो होगा। ठीक है। ये आपके पास 1 MB से कम होना चाहिए। अगर आपको 1 MB से ज़्यादा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो होगी जिसमें आपको पूरा मेथड मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह अपनी साइज़ कम करना है। तो सबसे पहले हम चालान फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है हम फोटोग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी सीएनआईसी का फ्रंट यहाँ पे अपलोड कर दें। इसके बाद आप अपना डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है। मैंने डोमिसाइल के फ्रंट बैक को कंबाइन किया हुआ है, आप जस्ट फ्रंट भी अपलोड करें तो कोई मसला नहीं है। और लास्ट डिग्री। ठीक है, जस्ट आपने डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। जैसे हम इसको थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन है कि जो आपने यहाँ पे इन्फो दी है वो सब ठीक है। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी अगर आपने फेक दिया है तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको किसी भी स्टेज पे डिस्क्वालीफाई करके आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। ठीक है। तो ये इस ऑप्शन पे जाने से पहले बहुत अच्छी तरह आपने सब हर एक चीज़ की तसल्ली कर लेनी है। यहाँ पे एक एग्रीमेंट है, आपने इसको चेक कर लेना है। और जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा यू हैव सबमिटेड फॉर्म सक्सेसफुली। ठीक है। कोई भी चीज़ आपने इनको नहीं भेजनी, FGEI को बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपने नहीं भेजनी। ये करने के बाद आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन, प्रोफाइल पे हम दोबारा से क्लिक करते हैं तो अब वो सारे ऑप्शन फिल हो गए हैं जो वहाँ पे पहले नीला आ रहे थे। ठीक है, CNAC, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल को, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल एड्रेस और पोस्ट। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है पासवर्ड रीसेट का। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड दे दें, यहाँ पे न्यू पासवर्ड और उसको कंफर्म कर दें, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है, कोई भी क्यूरी है, आप यहाँ पे उसको टाइप करके सेंड करेंगे तो आपकी क्यूरी उन तक पहुँच जाएंगी और वो यहीं पे आपको उसका रिप्लाई देंगे। इन पे हमारे पास साइन आउट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से साइन आउट हो जाएंगे। अच्छा, अगर खुदा ना ख्वास्ता आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं लॉगिन का, आपको नहीं याद, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड का। आप
तो इसके सामने क्लिक हेयर का बटन, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने आपका ईमेल आ जाएगा, ठीक है, जो आपने साइन अप करते हुए दिया था। आप यहाँ पे अपना ईमेल दें, इसको सबमिट करें, तो आपकी ईमेल पे आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई से रिलेटेड कोई भी आपको मसला आ रहा हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं लाज़मी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।